हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में सबको पता होता है। एनवायरनमेंट के बारे में तो सबको ही पता है। पर्यावरण के बारे में सिर्फ इसमें आपको थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं ना रिवीजन सा हो जाएगा। तो पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण शब्द को देखिए ये किससे मिलके बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है, वो आपका पर्यावरण है। पर्यावरण की उत्पत्ति देखें तो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, वो है आपका एनवायरनल, जिसका मतलब होता है पड़ोस। मतलब आसपास से जो घिरे हुए हैं, जैसे हमारे पड़ोसी भी होते हैं ना आसपास से घिरे हुए होते हैं, तो वही पर्यावरण है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं और प्रकृतियाँ, उन सबको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है और इसका मतलब क्या है वो भी याद रखना है। अब कहते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे चेंज करता है। हमारा जो पर्यावरण है प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है कुछ। अभी हम आगे बात करेंगे इस पर। लेकिन जो मानव है वो प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो जैसे कार चलाते हैं हम अपने, ठीक है, कार स्कूटी बाइकें चलाते हैं, तो उसका जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हो रहा है, चेंज होता है, प्रदूषण फैलता है। भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, फैक्ट्री वगैरह बनती है जिससे धुआं निकलता है, तो प्रदूषण होता है। भोजन को बर्तन में खाने लगा है, पहले भोजन ऐसे खाता था, तो चेंज कर रहा है, पानी को बर्तन में इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम पर्यावरण के घटक की, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानव निर्मित। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो प्रकृति ने हमें दिया। मानव निर्मित पर्यावरण मतलब जो मानव हमने बनाया खुद। अब प्राकृतिक पर्यावरण में आता है, अब आप प्राकृतिक सोच रहे होगे कि प्राकृतिक में तो ये हो गए क्या कहते हैं, पहाड़ हो गए, जल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ क्या जो प्राकृतिक की बात करती हूँ, तो क्या जो मृदा है, मिट्टी, वो भी प्राकृतिक है। हाँ, वो भी प्राकृतिक है क्योंकि हमें वो प्रकृति से मिली है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में दो चीज़ आती है आपकी, जैविक और अजैविक, मतलब बायोटिक और अबायोटिक। जैविक के अंदर तो आते हैं सारे सजीव और अजैविक के अंदर आएगी निर्जीव। जैसे प्रकाश, जल, वायु, स्थल, मृदा, ये सब क्या है, ये तो है तो प्रकृति की ही ना, है तो प्रकृति ने दी है। हमने प्रकाश खुद तो नहीं बनाया, जल खुद तो नहीं बनाया, लेकिन ये सभी क्या है, अबायोटिक है, निर्जीव है। बात करते हैं बायोटिक की, तो सजीव में क्या आता है, जैसे जंतु और पादप, जैव मंडल के, जैसे हम भी इसमें आते हैं बायोटिक में। दूसरे पर्यावरण के घटक में आता है मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, जैसे भवन, सड़क, पुल, पार्क, उद्योग, ये सब हमने बनाए हैं। ये सब नहीं दिए थे भगवान ने हमें, ये सब प्रकृति ने हमें नहीं दी, हमने खुद बनाया है, तो ये मानव निर्मित है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। एक छोटी सी टर्म लिख के वस्तु विनिमय पद्धति, वो आगे आएगी तब देख लेंगे। स्थल मंडल, ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ा दिया है, उसमें चैप्टर है के अलग से। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में। यह पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है, जो हमारी अर्थ होती है सबसे ऊपर की जो परत है वो कौन सी, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जिसे क्रस्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है, शैल और खनिजों से मिलकर होता है। अब ये जो शैल है ना, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी 7th क्लास में, उसमें सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देती हूँ कि शैल का जब अपरदन होता है, कटाव होता है, उससे क्या होता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है क्या, स्थलमंडल की जो ऊपर की परत है, मैंने कहा पृथ्वी की ऊपर की परत है, और मिट्टी की पतली परत से ढकी भी होती है। वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि व मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, वो क्या है, स्थलमंडल, जहाँ हम रहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/3, हम कह सकते हैं 29% भाग क्या है, स्थलमंडल है। स्थलमंडल क्या है, जहाँ हम रहते हैं, मानव बस्तियाँ होती है। दूसरी बात करते हैं हम जलमंडल की। जलमंडल को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जहाँ जल पाया जाता है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी का 2/3 मतलब कि 71% भाग क्या है, जलमंडल है। और इसके अंदर जो है एक तो धरातलीय जल आता है, मतलब सरफेस वाटर की सरफेस पे कितना है, और एक ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल, दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब कहते हैं पृथ्वी पर जो है जल कितना है, 71% पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें वाटर की कमी है। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि जो उसमें से 71%, ठीक है, हम कहते हैं कि 100% पाया जाता है, कोई भी चीज़ में हम 100 मानते हैं पहले। ठीक है, तो 100 में से हम बात करें तो 97.5% जल जो है वो लवणीय जल है। लवणीय जल मतलब जो महासागर महाद्वीपों में पाया जाता है। अब ये जल क्या होता है, समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, तो पीने योग्य तो नहीं होता। तो 97.5% तो लवणीय जल है, महासागर का, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी कितना बचा, 2.5%।
ठीक है ना। उसमें 2.5% क्या है आपका फ्रेश वाटर है जो पीने योग्य है, लेकिन उसमें से भी 70%, अगर हम इसे भी 100% में से माने, 70% कितना हो जाएगा बर्फ हिमनद के रूप में, और 30% हमें नदियों तालाबों झीलों से प्राप्त होता है। तो देखिए 100% में से बात करें तो 2.5% फिर सिर्फ हमको मिलता है, 97 तो पीने योग्य है ही नहीं। तो जल कितना पाया जाता है 71%, जिसमें से हमारा बहुत ही कम 2.5% जो है पीने योग्य होता है। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, अगर हम इसे वर्ड को तोड़े तो एटमॉस प्लस स्फीयर मिलता है, मतलब वाटर वेपर, और स्फीयर मतलब रीजन। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत, इसको ही कहते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, और यह विभिन्न गैस, धूलकण, एयरसोल, जलवाष्प का मिश्रण होता है कि आपका वायुमंडल सबको पता है। वायुमंडल के हम संगठन की बात करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसमें गैसेज होती है बहुत सारी, जैसे मैंने कहा गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसें होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो गैस पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन है, कितनी 78.3%, ऑक्सीजन कितनी है 20.9%, आर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें तो वायुमंडल की 5 परतें जो आपको 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। सौरमंडल सबसे पृथ्वी के पास होती है, ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद होती है समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मध्यमंडल, मेसोस्फियर, आयनमंडल, आयनोस्फियर एंड वायुमंडल, एक्सोस्फियर। ये सारी पृथ्वी से लगी हुई परत है। पृथ्वी से सबसे पास कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद मेसो, उसके बाद आयनो एंड उसके बाद एक्सो। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो लाऊं तो मेरे पास एक डिटेल में पूरा नोट्स पड़ा है, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना के दे दूंगी कि किसमें ओजोन परत पाई जाती है, किसमें क्या होता है, सब चीज़, ठीक है। अब आ जाता है, हमने पढ़ लिया वायुमंडल भी पढ़ लिया, जलमंडल भी पढ़ लिया, और स्थलमंडल भी। अब हम बात करते हैं जैवमंडल। बायोस्फीयर क्या होता है, जो जहाँ जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, रहने के लिए जगह हो, जल हो, वायु हो, वे मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और वही क्या है आपका जैवमंडल। जैसे स्थल भी और जल भी और वायु भी, इनके बीच का क्षेत्र, तीनों को मिला के जो बनता है वो आपका क्या है, बायोस्फीयर, जहाँ जीवन संभव है। ओके, यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया है पारितंत्र, मतलब इकोसिस्टम क्या होते हैं। सिंपल वर्ड में कहूँ तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच होने वाला जो इंटरेक्शन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पारितंत्र। या डेफिनेशन की बात करूँ, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए चाहिए होती है तो लिखने में आप ये तो लिखोगी नहीं, ठीक है। तो वह सिस्टम, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, और जिसमें वे निवास करते हैं, वो आपका क्या है, पारितंत्र है, मतलब जिसमें लोग मिलजुल कर रहते हैं। इकोसिस्टम क्या है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। फॉर एग्जाम्पल तालाब, ही हम आगे के चैप्टर में समझेंगे डिटेल में। अगर हम बात करें इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1935 में किया था, और एजी टेंसले ने किया था, ये आपको याद रखना है। एंड जो इको सिस्टम की हम स्टडी क्या कहलाती है, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड को देखो तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब इकोसिस्टम की स्टडी करना ही इकोलॉजी है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, पियोडम है, याद रखना। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अरेस्ट हैकल ने किया था, और इकोसिस्टम का किसने किया था, एजी टेंसले ने, और इसका किसने किया था 1869 में अरेस्ट हैकल ने। लेकिन अब फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो पी ओडम, आपको याद रखना है। एक टर्म दी गई है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, आवश्यकता अनुसार उसने कुछ चेंज भी किया है, जैसे मानव ने बाद में फसल उगानी सीखी, पशुपालन सीखा, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, और एक वस्तु विनिमय पद्धति भी उसने सीख ली। वस्तु विनिमय पद्धति मैंने जैसे आपको पीछे बताया था, वस्तु विनिमय पद्धति होती है कि वस्तु के बदले वस्तु देना, इसमें धन का उपयोग नहीं होता, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और यही क्या है, मानवीय पर्यावरण। तो चैप्टर हो जाता है आपका ये कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से नोट्स दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स से बना लेने हैं, सेकंड चैप्टर में आपको जल्दी लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करके मुझे बताना है, ओके। हाँ, मैं कोशिश करूँगी मैं 7th क्लास की जो है 2 या 3 दिन में ही कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद हम 8th क्लास की ज्योग्राफी पे आएंगे, एंड हिस्ट्री 11th के 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं जल्दी ही 3rd चैप्टर ले आऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। और आप एनसीईआरटी की मैंने जितनी भी वीडियो डाल ली है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसको रिवाइज करते चले। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सर के ऊपर से जाता है सब कुछ।